किन किन बातों का ध्यान रखना है, कैसे अपने प्रिपरेशन को स्ट्रेटेजाइज करना है। अचीवेबल है, डुएबल है, हम जैसी बात करते हैं, लेकिन उसके लिए बहुत ही कंसिस्टेंट हार्ड वर्क लगेगा कि स्ट्रेटजी अगर राइट डायरेक्शन में आप पढ़ोगे हमेशा वही 6 घंटे से 7 घंटे से 8 घंटे जो आप स्टार्टिंग से जब हम अभी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं तो किन किन चीजों को किस किस स्टेप में हम। हेलो बच्चों, वेलकम टू गेट वाला। तो आज हम इस वीडियो में जो बच्चे गेट 2027 या गेट 2028 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनको स्टार्टिंग से अपनी प्रिपरेशन में किन किन बातों का ध्यान रखना है, कैसे अपने प्रिपरेशन को स्ट्रेटेजाइज करना है, कैसे अपनी कंसिस्टेंसी को मेंटेन करते हुए टारगेट क्या करना है, AIR अंडर 100। आपने सही सुना, AIR अंडर 100 अचीवेबल है, डुएबल है, हम जैसी बात करते हैं, लेकिन उसके लिए बहुत ही कंसिस्टेंट हार्ड वर्क लगेगा। साल भर आपको जम के मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन साथ में एग्जाम की रिक्वायरमेंट क्या है अपार्ट फ्रॉम द कॉन्सेप्ट बिल्डिंग, है ना, उन चीजों के बारे में भी हम इसमें बात करेंगे। आप कॉन्सेप्ट पढ़ते हो, सीखते हो, तो आपकी स्ट्रेटजी अगर राइट डायरेक्शन में आप पढ़ोगे हमेशा वही 6 घंटे से 7 घंटे से 8 घंटे जो आपको टाइम बचता है, आपके प्रोडक्टिव टाइम, अगर आप कॉलेज गोइंग हो, है ना, ड्रॉपर हो तो आपको थोड़ा सा टाइम ज्यादा बचता है, लेकिन स्ट्रेटजी अगर सही डायरेक्शन में तो 6 से 7 घंटे अगर आप डेली कंसिस्टेंटली पढ़ाई कर रहे हो तो अगले 1 साल बाद जब आप गेट एग्जाम लिख रहे होगे तो आप श्योरली अंडर 100 रैंक लाने वाले कैंडिडेट होगे। तो एक एक करके हम बात करते हैं कि हमें स्टार्टिंग से जब हम अभी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं तो किन किन चीजों को किस किस स्टेप में हम फॉलो करें ताकि सर हमारी अंडर 100 रैंक आने की प्रोबेबिलिटी बहुत बढ़ जाए। तो चलो एक एक करके बात करते हैं। पहली बात, अगर आप किसी भी चीज की तैयारी शुरू करते हो ना, जैसे आप एक बिल्डिंग भी अगर आपको बनानी होती है ना, तो उसके लिए सबसे अच्छी चीज होती है, सबसे स्टार्टिंग और दी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट होती है फाउंडेशन। अगर बिल्डिंग की स्ट्रांग हुई तो आप बिल्डिंग बहुत अच्छी बना लोगे, बहुत लॉन्ग टर्म तक वो सस्टेन करेगी और बहुत अच्छा होगा। सेम चीज यहां पे भी, अगर आप अपनी तैयारी स्टार्ट कर रहे हो, अगर आपके जो फंडामेंटल सब्जेक्ट्स हैं, जो इसको हम कहते हैं फाउंडेशन, अगर वो स्टार्टिंग में आपने स्ट्रांग बना ली तो वो एक तो वो गेट में आपको स्कोर बहुत अच्छा दिलाएंगे वो सब्जेक्ट्स, और साथ में जो आगे की कोर सब्जेक्ट्स हैं जिनको हम कहते हैं थोड़ी हैवी सब्जेक्ट हैं, जो कई बार बच्चों को थोड़ी हार्ड लगती हैं, वो भी आप बड़े अच्छे से सीख पाओगे। और अगर अच्छे से सीखोगे तो ऑब्वियसली वो आपके रैंक डिसाइडिंग फैक्टर बन जाएंगे, और रैंक डिसाइडिंग अगर फैक्टर बनेंगे तो आप अंडर 100 के कैंडिडेट श्योरली होगे। तो क्या करना हमें स्टार्टिंग के, सर सब्जेक्ट्स क्या क्या हैं, है ना, अगर आप EC स्टूडेंट हो या इलेक्ट्रिकल के हो या IN ब्रांच के हो तो देखो नेटवर्क थियरी इज वन ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल सब्जेक्ट जो इलेक्ट्रिकल, EC, IN में बार बार यूज होती रहेगी आपके कोर सब्जेक्ट्स में, हर जगह डायरेक्टली इनडायरेक्टली कई सारे सब्जेक्ट में, है ना। तो नेटवर्क थियरी से आप स्टार्ट कर सकते हो। इसी तरह की फंडामेंटल सब्जेक्ट है आपकी सिग्नल सिस्टम या कंट्रोल सिस्टम या डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सब आपके एनालॉग सर्किट्स, ये फंडामेंटल स्टार्टिंग सब्जेक्ट्स हैं जिनको आप स्टार्टिंग में एकदम स्ट्रांगली सीखना है। ये सब्जेक्ट जब आप शुरू भी करोगे ना तो पढ़ने में भी बहुत मजा आता है, इजी टू अंडरस्टैंड सब्जेक्ट हैं, और आपके अगर इन सब्जेक्ट के फंडामेंटल स्ट्रांग हो जाएंगे तो गेट में इनसे क्वेश्चन मोस्टली बन जाते हैं। तो आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट भी हो गया, और साथ में इनके फंडामेंटल्स जब स्ट्रांग रहेंगे तो जब आप सेकेंड हाफ में अपनी कोर सब्जेक्ट पढ़ने जाओगे, है ना, अपने रिस्पेक्टिव ब्रांच की, चाहे पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, चाहे पावर सिस्टम, चाहे इलेक्ट्रिकल मशीन या EDC आपका हो गया, या आपका IMFT हो गया, या कम्युनिकेशन हो गया, ये सब्जेक्ट आप ज्यादा बेहतर ढंग से समझ पाओगे। और जब समझ पाओगे तो ये सब्जेक्ट जो बहुत हैवी फील होते हैं, बच्चों को लगता है बहुत हार्ड है, वो आप डाइजेस्ट कर पाओगे, सीख पाओगे। अगर सीख लिए तो ये आपके रैंक डिसाइडिंग फैक्टर बनेंगे और आप रैंक जरूर अच्छी लाओगे, ठीक है ना। इसमें मैं एक बात बहुत इंपॉर्टेंटली हाईलाइट करना चाहूंगा कि मैथ्स एंड एप्टीट्यूड, जिसको कई बार हमारे इंजीनियरिंग के बच्चे इग्नोर मोड में डाल देते हैं, बेटा बिल्कुल इग्नोर मत कर लेना। मतलब मैथ्स इज लैंग्वेज ऑफ साइंस। मैथ्स अगर आपकी अच्छी है तो एक तो मैथ्स और एप्टीट्यूड आपकी अच्छी है ना, तो आपका जो कॉमन अंडरस्टैंडिंग है साइंस का या इंजीनियरिंग का वो ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाएगा। और साथ में ये गेट में अराउंड 28 to 30 मार्क्स के आते हैं, ये अकेले दम पे आपका केवल क्या कर सकते हैं, गेट का कट ऑफ क्लियर कर सकते हैं। तो आप मैथ्स और एप्टीट्यूड को भी अपने फेज 1 की प्रिपरेशन में कोशिश करिए कि कवर कर लें। अगर आपके लाइव बैच में नहीं चल रहा तो भी मैं कहूंगा कि खजाना का एक्सेस बहुत सारे बच्चे लेते हैं, वहां से कोशिश करिए अपने वीकेंड पे थोड़ा थोड़ा पढ़ के मैथ्स को स्ट्रॉन्ग करते जाइए। आपके वो टेक्निकल सब्जेक्ट में भी हेल्प करेगा और साथ में गेट में बहुत हाईली स्कोरिंग सब्जेक्ट है, ठीक है ना। तो अगर उसके बाद की बात करें, है ना, क्या आपको स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए इस सब्जेक्ट में। देखो
अगर आप कॉलेज गोइंग हो, जो मानता हूं मैं आजकल कॉलेज गोइंग बहुत सारे बच्चे प्रिपरेशन करते हैं और वो बहुत अच्छी चीज है कि आप अपने कॉलेज के साथ ही सिंसियरली बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हो और आप अर्ली प्रिपरेशन स्टार्ट करो तो आपको एक टाइम स्पैन भी अच्छा मिलता है और साथ में आप कॉलेज के साथ रैंक लाके गेट फोड़ के आप पीएसयूज में जा सकते हो, आईएससी जा सकते हो, आईआईटी जा सकते हो, सारे दरवाजे खोल लेते हो। इससे अच्छा क्या ही हो सकता है। तो उसके लिए आपको कॉलेज गोइंग भी हो, अगर 6 to 7 आवर्स 6 आवर्स निकाला जा सकता है। कई बार 7 to 8 आवर्स निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, लेकिन 6 आवर की अगर कंसिस्टेंसी के साथ स्टडी की जाए तो आराम से 1 साल में आपकी अंडर 100 रैंक अचीवेबल है और आप अचीव कर सकते हो। आपको करना क्या है, कॉन्सेप्ट फॉलो करने क्लास से, सीखने हैं फंडामेंटली बढ़िया से, क्लास के जो क्वेश्चंस होते हैं क्लासरूम के क्वेश्चन रिवीजन जरूर करने ताकि उस पर आप कॉन्सेप्ट अच्छे से सीख जाओगे। फिर जो क्लासरूम के बाद डीपीपीस प्रोवाइड किए जाते हैं उनको डीपीपीस को सॉल्व करना है और फिर जाके जब चैप्टर एंड होता है तब जाके आपको पीवाईक्यूज की एनालिसिस करनी होगी। और कई बार बच्चे पूछते हैं सर शॉर्ट नोट्स कैसे बनाएं। शॉर्ट नोट्स जब सब्जेक्ट आप सीख रहे होते हो तब मत बनाया करो। जब आपको किसी सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी हो जाती है एकाक रिवीजन के बाद, तब आपको पता होता है कि इस चैप्टर में मुझे कितनी चीजें बड़े अच्छे से याद हैं, कौन कौन सी चीजें मैं थोड़ी सी भूल जाता हूं। फिर आप उस चैप्टर के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के अपने हिसाब से शॉर्ट नोट्स बनाते हो, जिसको आप एक बार अगर देखते हो तो वो चैप्टर रिकॉल हो जाए। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इस तरह से होने चाहिए और आपके अपने रिस्पेक्ट में वो शॉर्ट नोट्स होने चाहिए। तो बड़े अच्छे से वो शॉर्ट नोट्स आपको आगे भी काम आएंगे और उन शॉर्ट नोट्स के थ्रू आप आगे क्विक रिवीजन भी कर पाओगे। तो ये काम आपको करते हुए चलना है। अब मैं एक बच्चों को बात बता दूं, बच्चे बहुत परेशान हो जाते हैं। बेटा स्टार्टिंग में स्पीड के पीछे बिल्कुल मत भागिएगा, क्योंकि किसी की भी स्पीड जैसे वो सब्जेक्ट सीखता है, चैप्टर 1 पढ़ा तुरंत आप जल्दी जल्दी क्वेश्चन नहीं सॉल्व करने लगोगे। जो लोग स्पीड के पीछे स्टार्टिंग में भागते हैं उनकी अकुरेसी बहुत पुअर हो जाती है और गेट एग्जाम अकुरेसी का बहुत बड़ा वहां पे खेल रहता है। जो बच्चा अकुरेसी के साथ क्वेश्चन सॉल्व करके आता है उसकी रैंक आ जाती है। तो स्टार्टिंग में कॉन्सेप्ट बिल्डिंग और अकुरेसी पे हमें ध्यान देना है और जैसे जैसे रिवीजन और प्रैक्टिस करोगे धीरे धीरे ओवर द टाइम स्पीड आएगा। ये अगर माइंड सेटअप आपका है, आप एकदम क्लियर हो कि आपको क्या करना है ना, तो ऑटोमेटिकली धीरे धीरे स्पीड आएगी। शुरू में ओवर स्पीडिंग करने की कोशिश बिल्कुल मत करिएगा, ठीक है ना। स्टार्टिंग में आपको क्लासरूम डीपीपीएस में जो बेसिक न्यूमेरिकल्स हैं वो सॉल्व करने हैं ना, इस तरह की चीजें धीरे धीरे उससे कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग होगी। आपको कॉन्सेप्ट को बार बार प्रोसेस को फॉलो करना है। प्रोसेस फॉलो करोगे तो धीरे धीरे लगेगा यार ये चीज तो ऐसे लगती है, ऐसे मैं यूज कर सकता हूं। धीरे धीरे जब वो कॉन्सेप्ट की एफिशिएंसी बढ़ती जाएगी ओवर द टाइम तो आपकी स्पीड ऑटोमेटिकली आती जाएगी, ठीक है ना। तो अगर सही स्ट्रेटजी और सही माइंड सेटअप से आप तैयारी करोगे रैंक लाने से कोई रोक ही नहीं सकता। फिर अगर हम फेज 2 की बात करें जिसको हम कहते हैं एडवांस फेज आ गया, जब आप है ना सेकेंड फेज में क्या करना है ना, आपने अब कॉन्सेप्ट बिल्डिंग थोड़ी सी कर ली है, चैप्टर सीख गए या सब्जेक्ट सीख गए, डीपीपीस लगाइए ना। डीपीपीस के क्वेश्चन बहुत अच्छे से डिजाइंड है, उनको सॉल्व करिए और विद एनालिसिस सॉल्व करिए। हमेशा बेटा जब कोई सब्जेक्ट सीख रहे हो ना, कोई भी क्वेश्चन अप्रोच करो विद एनालिसिस सॉल्व करो कि इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, कैसे गिवन है, मुझे क्या मैंने अप्रोच लगाया, कौन सा कॉन्सेप्ट कैसे यूटिलाइज किया। ऐसा करने से होता क्या है कि आपको उस कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी अच्छी होती जाती है, उस कॉन्सेप्ट को इफिशिएंटली क्वेश्चन में अप्लाई करने का आपका जो वे है वो बहुत अच्छा होता जाता है और इससे आपकी न्यूमेरिकल सॉल्विंग स्पीड ऑटोमेटिकली आने लगती है धीरे धीरे। सेकेंड फेज में ये करना है। सेकेंड फेज में ही आपको गेट के पीवाईक्यूज फोकस करने। और आज तक मैं हमेशा हर बैच में बोला हूंगा कि गेट के पीवाईक्यूज जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उससे बेस्ट रिसोर्स है ही नहीं गेट की तैयारी के लिए। बाकी आपने कॉन्सेप्ट बिल्डिंग कर ली क्लासरूम क्वेश्चन करके, डीपीपीस लगा लिए, कॉन्सेप्ट को और एनहेंस कर लिया। अब अगर आप पीवाईक्यूज विद एनालिसिस कर लेते हो आप एकदम रैंक फोड़ फाड़ दोगे गेट में। एकदम लिख के रख लो यार, जहां लिख के रखना वहां लिख के रख सकते हो, लेकिन विद एनालिसिस करना है ना। हर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, गेट क्वेश्चन कैसे पूछता है, रीडिंग हैबिट अपनी इंप्रूव करनी गेट के क्वेश्चन से। फिर गेट के क्वेश्चंस के ऑप्शंस को भी एनालाइज करना, किस तरह से ऑप्शन देते हैं, मैं कैसे अप्रोच किया किसी क्वेश्चन को, ये पैटर्न कैसे पूछ रहा है गेट। जब आप पीवाईक्यूज लगाओगे तो आपको समझ आएगा और वो पैटर्न धीरे धीरे प्रैक्टिस से आपके दिमाग में बैठता जाएगा। और गेट क्या करता है, कॉन्सेप्ट रिपीट करता है, एज इट इज क्वेश्चन नहीं रिपीट करता मोस्ट ऑफ द केसेस में। तो आपको जब वो पैटर्न डेवलप होने लगेंगे गेट के पीवाईक्यूज के थ्रू, अगर आप अच्छे से यूटिलाइज करोगे तो वो आपको आगे बहुत ज्यादा हेल्प करेगा आपको गेट के नए क्वेश्चंस या टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन को टैकल करने में बहुत अच्छे से। अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, जब आप सेकेंड फेज या पहुंचते हो एडवांस प्रैक्टिस फेज में तो आपके कुछ सब्जेक्ट कंप्लीट हो चुके होते हैं। आपको क्या करना है, आपने बहुत सारे टॉपर से ये सुना होगा सर
है ना, वो बोलते हैं रिवीजन की था सर, हम रिवीजन करते रहते थे। तो रिवीजन को आप इस तरह से मत लीजिएगा कि जब सारे सब्जेक्ट 8 9 10 सब्जेक्ट खत्म हो जाएंगे, मुझे लास्ट में टाइम बचेगा तो मैं सारे सब्जेक्ट एक साथ रिवाइज करूंगा। ये स्ट्रेटजी बहुत ही पुअर स्ट्रेटजी है। इसमें होता क्या है कि जो स्टार्टिंग के आप सब्जेक्ट पढ़े रहोगे वो आप धीरे धीरे भूलने लगते हो, उसकी इफिशियंसी कम होने लगती है, और आपको जब लास्ट टाइम में रिवीजन करने बैठते हो लगता है यार ये तो 6 महीने पहले जब पढ़ा था बहुत ही अच्छा था मेरा ये सब्जेक्ट, अभी मैं भूल रहा हूं। उससे कॉन्फिडेंस लो होता है, प्रेशर फील होता है, और एग्जाम बहुत नजदीक रहता है, और उस प्रेशर को फिर आप हैंडल करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसीलिए रिवीजन को आपको पैरेलली धीरे धीरे इंगेज करना, हमेशा ऐसा सोच के कभी रिवीजन नहीं करना है कि 6 घंटे मिलेंगे, 8 घंटे मिलेंगे, 10 घंटे या पूरे एक हफ्ते मिलेगा तब रिवीजन करेंगे। आप वीकेंड पे थोड़ा टाइम रिवीजन के लिए रखिए 2 3 घंटे ही करिए, 3 4 घंटे कुछ ना कुछ पुराना रिवाइज करिए, उससे आप पुरानी चीजों के टच में रहते हैं। जो आपने क्लास में चीजें इफिशियंटली सीखी थी, जिसको सीख के आपको बहुत मजा आया था, वो चीजें आपके एकदम फ्रेश रहेंगी, तो आपको उससे कॉन्फिडेंस भी बढ़ा रहेगा, और जब आप कई सारी सब्जेक्ट पढ़ लोगे, पाइलअप होगा, आपको वो लोड नहीं फील होगा, आपको फील होगा यस मैं बहुत सारी चीजें जो पढ़ा हूं मेरे पास वो चीजें मेरे दिमाग में, मैं उनके क्वेश्चन सॉल्व कर सकता हूं, मेरी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है, तब आपको फील होगा। तो रिवीजन इज द की। अब जब भी आप क्वेश्चन गेट के लगाओ या प्रैक्टिस कर रहे हो कोई चीज बढ़िया से, है ना, तो आपको जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एक आपको मिस्टेक बुक बनानी है। आप क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त गलतियां करोगे तो ये माइंड में बना लो, गलतियां करके ही इंसान सीखता है, बिना गलतियों के कोई टॉप पे पहुंचा ही नहीं आज तक। हिस्ट्री उठा के देख लो कोई भी। तो आप जब सीखने कुछ जाओगे आपसे गलतियां होंगी, अगर आपका माइंड सेटअप क्लियर है कि यार गलतियां हो रही हैं, होंगी, ये माइंड सेटअप क्लियर होना चाहिए। लेकिन दूसरा माइंड सेटअप ये भी होना चाहिए कि मुझे गलतियों को मिनिमाइज करना है, और जो गलतियां मेरे से हो रही हैं वो किस वजह से हो रही हैं उसको एनालाइज करके उसको इंप्रूव भी करना है। तो मिस्टेक बना लो कि क्या गलती हुई, किस वजह से हुई, और उस पर पैरेलली काम करो। तो ये स्टार्टिंग से ही जब आप रखोगे ना, तो आपका गेट एग्जाम तक आते आते बहुत सारी ऐसी गलतियां जो आप इंट्यूटिवली कर सकते थे, फ्लो में कर सकते थे, वो बहुत हद तक कम होती जाएंगी और कम होती जाएंगी। जो जितनी कम गलतियां करेगा, पढ़ तो सारे लोग वही सब्जेक्ट हैं, वही कॉन्सेप्ट हैं, वही चीजें पढ़ रहे हैं क्लास में, वही कॉन्सेप्ट बार बार प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो जितनी कम गलतियां करेगा उसकी रैंक भाई साहब आ जाएगी, ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अब इसी फेज में आपका एक बहुत अहम रोल आ जाता है टेस्ट सीरीज का, क्योंकि आप कैसे, आपको पता चलेगा कि आपकी गलतियां कहां हो रही हैं। क्योंकि कई बार जब आप घर पे रूम पे कोई चीज सॉल्व कर रहे होते हो तो आपका माइंड थोड़ा फ्री होता है, आपको लगता है ये कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ा है, आप आराम से टाइम लेके इसको सॉल्व करते हो सॉल्व भी हो जाता है। लेकिन आप उस समय टाइम का प्रेशर नहीं फील करते हो कई बार, क्योंकि आप 15 मिनट भी किसी क्वेश्चन को दे देते हो, किसी को 5 मिनट, है ना, क्योंकि आपको फ्री रहता है कि यार ये डीपीपी कंप्लीट करनी है, आराम से बढ़िया से सोच के करना है। लेकिन जैसे ही आप टेस्ट में बैठते हो किसी इंवायरमेंट में कि आप 1 घंटे में 15 क्वेश्चन करने, 20 क्वेश्चन करने, 25 क्वेश्चन, तो होता क्या है, लगता है कि मुझे आता हुआ क्वेश्चन मैं टाइमली कर पाऊंगा, वो प्रेशर अपने आप क्रिएट हो जाता है, कहीं मेरे से कोई क्वेश्चन छूट ना जाए, है ना। तो उस टाइम के प्रेशर में, टाइम मैनेजमेंट को सीखने के लिए, और उस टाइम के प्रेशर में मेरे से क्या क्या गलतियां हो सकती हैं, वो आपको एनालाइज तभी होंगी जब आप टेस्ट सीरीज दोगे। तो आपको टेस्ट सीरीज जरूर देना है, चाहे स्टार्टिंग के टेस्ट में 20 में से 5 मार्क्स आए, 7 मार्क्स, बहुत ऐसे लोग हैं 5 7 मार्क्स आते हैं, इंप्रूव करते करते 15 आने लगते हैं, 17 आने लगते हैं, 10। इसीलिए भाई साहब जब 2 3 सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाए, टेस्ट सीरीज देना शुरू कर देना है। उससे आपको मिस्टेक्स पता चलेंगी, मिस्टेक्स को एनालाइज करिए, उस पर काम करिए, मिस्टेक की एक बुक बनाइए और उस पर काम पैरेलली करते रहिए, ताकि धीरे 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 वो मिस्टेक इंप्रूव होंगी। प्रोसेस यही है, कॉन्सेप्ट सब लोग सीखते हैं, बड़े आसानी से सीख जाते हैं, लेकिन उनसे क्या क्या गलतियां होंगी उस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करने में, वो टेस्ट सीरीज देके पता चलता है। और जब जो लोग टेस्ट सीरीज देते हैं, डरते नहीं है, फेस करते हैं उस डर को, और टेस्ट सीरीज दे दे के उस अपनी गलतियों को जान के उस गलतियों पे काम करके आगे बढ़ते हैं, वही लोग गेट एग्जाम फोड़ देते हैं, वही लोग गेट एग्जाम फोड़ते हैं, लिख के रख लो, है ना। तो आपको ये जरूर करना है, ठीक है ना। एरर एनालिसिस इज द मोस्ट की पार्ट। अगर आप टेस्ट दे रहे हो और अगर उसको एनालाइज नहीं कर रहे हो तो उस टेस्ट को देने का कोई मतलब नहीं। टेस्ट दो, कितने भी मार्क्स आ रहे हैं, एनालाइज करो, वर्क ऑन योर वीकनेसेस। तो 9 मार्क्स आए तो 9 से 12 कैसे पहुंचोगे, 13 कैसे पहुंचोगे, छोटे छोटे स्टेप्स बनाओ, और 9 से 13 पहुंचोगे, 13 से 14 पहुंचोगे, 15 पहुंचोगे, आउट ऑफ 20 18 मार्क्स भी पहुंचोगे, है ना। लेकिन वो प्रोसेस होगा यार, जंप नहीं कर पाओगे कि एकदम सडन जंप हो जाए।
तुमको अपने घर के फर्स्ट फ्लोर पे जाना होता है, तुम जंप करके जा पाते हो? जंप करने जाओगे, गिर जाओगे, पैर टूट जाएगा, हाथ टूट जाएगा, कुछ होगा। लेकिन जब स्टेप्स को फॉलो करते हो, एक एक छोटे छोटे स्टेप्स लेते हो, बड़े आसानी से, है ना, आप 1 मिनट 2 मिनट में अपने घर के फर्स्ट फ्लोर पे पहुंच जाते हो। तो वही चीज यहां भी है ना। यहाँ 1 साल का आपको टाइम है, छोटे छोटे स्टेप्स लेते जाओ, अपनी गलतियों पे काम करते जाओ, धीरे धीरे आगे बढ़ते जाओ, कीप ऑन इंप्रूविंग योर सेल्फ एंड यू विल रीच द डेस्टिनेशन, और जो है गेट एग्जाम, और जिसको आप फोड़ने वाले हो, ठीक है ना। अगर आगे की बात करें, ठीक है ना, अब जो फेज 3 आएगा, जब आप कई सारे सब्जेक्ट सीख लोगे, अब आएगा असली फेज। यहीं पे कई लोग, पहला फेज भी कई लोग बड़े अच्छे से निकालते हैं, क्योंकि सब्जेक्ट सीखते हैं, डीपीपीएस प्रैक्टिस करते हैं, है ना, क्लासरूम क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, फिर पीवाई को लगाने में भी उनको मजा आता है। फिर सेकंड फेज में कई लोग थोड़ा सा टेस्ट से भागते हैं, क्योंकि टेस्ट में अगर मार्क्स नहीं आए तो भागते हैं। नहीं भागना है, देना है टेस्ट, एनालाइज करके इंप्रूव करना है। वो थोड़ा सा ना, वो फीलिंग लानी है अपने अंदर, यार करना है किसी तरह, है ना। ये कर लेंगे तो किसी पीएसयू में, किसी आईआईटी में, किसी आईसी में, किसी टॉप के एमएनसी में जाके बैठे होंगे, इसलिए ये करना ही है एनी हाउ, है ना। और हर कोई इसी से गुजरा है बेटा, ये प्रोसेस है। तो तीसरा फेज आएगा मॉक टेस्ट का, जब आप बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ लोगे, ऑलमोस्ट पूरा आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया, जब नवंबर दिसंबर का टाइम आएगा, फेज 3 मॉक टेस्ट देने। जब कंबाइंड टेस्ट दोगे, कंबाइंड टेस्ट दोगे तो आपको समझ में आएगा कि मल्टी सब्जेक्ट कैसे मैनेज करने होते हैं उस 3 घंटे में, टाइम मैनेजमेंट समझ में आएगा, फ्लो में मिस्टेक्स क्या हो रही हैं। आपको ये एनालाइज होगा कि यार आउट ऑफ 65 क्वेश्चन नहीं करने होते, किसी को नहीं करने, तो इस बार जो लोग गेट एग्जाम देके आ रहे हैं उनको भी नहीं करने। जो क्वेश्चन आपको आ रहे हैं वो कितने एक्यूरेटली आप बना पा रहे हो, उससे रैंक आती है। वो मॉक टेस्ट देके ही समझ में आएगा, उसमें जो जो गलतियां हो रही हैं, जो चीज आपको आती है उसमें जो फ्लो मिस्टेक हुई, कैलकुलेशन मिस्टेक हुई, कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक हुई, वर्क ऑन दैट। और मॉक टेस्ट दे दे के आपको उस 3 घंटे का मैनेजमेंट समझ में आएगा कि किस क्वेश्चन को पहले पिक करना है, इजी क्वेश्चन पहले पिक करने, टफ क्वेश्चन पहले पिक करने, समझ में आएगा। और ज्यादातर क्या एक कॉमन स्ट्रेटजी क्या होती है उसको भी हम बताएंगे, अभी डिस्कस करने वाले। और मॉक टेस्ट देने के बाद आपको लगातार मॉक टेस्ट नहीं देने, रिवीजन। मॉक टेस्ट दिया, एनालाइज किया मिस्टेक्स, उस पर काम किया, रिवाइज किया थोड़े से इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, एंड देन अगेन अपीयर इन मॉक टेस्ट, है ना। ये एडवांस फेज में है ना। आपको हर टेस्ट को एनालाइज करना है, और एनालिसिस में बता दूं कैसे करना है। आपको कुछ क्वेश्चन एक अटेम्प्ट में बहुत अच्छे से बने होंगे, कोई मॉक टेस्ट दोगे अगर आप अच्छे से पढ़ोगे। दूसरा होगा कुछ क्वेश्चन आंसर तो सही आ गए, लेकिन थोड़े से एफर्ट लग के घिरते पढ़ते बने, और कुछ नहीं बने होंगे जो टॉपिक आपने पढ़े हैं, और कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे आउट ऑफ द बॉक्स होंगे, उनको छोड़ दीजिए। अब ये जो 2 कैटेगरी है जो गिरते पढ़ते आपसे बने, उनमें भी इफिशियंट होना है कि यार ये थोड़े से बहुत ज्यादा एफर्ट लगा के बने, मैं क्या नहीं सोच पा रहा था, मैं क्या एनालाइज नहीं कर पा रहा था, इस कॉन्सेप्ट में क्या मिसिंग कर रहा था, उस पर काम करने आपको। और जो कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक हो गए, गलत हो गए, क्या गलती हुई, उन पे भी काम करना है कि क्या गलती हुई, किस गलती को इग्नोर करना है। ये 2 तरह के क्वेश्चन को अगर आपने मास्टरी कर ली, कुछ क्वेश्चन ऐसे हमेशा हर पेपर में होंगे जो आपको नहीं आ रहे होंगे, लेकिन इन 2 तरह के क्वेश्चन, जो गलती होने वाली है उसको अवॉइड कर दिया, और जो क्वेश्चन फंस के बनना उसको इफिशियंट बना लिया प्रैक्टिस करके, यू आर गोइंग टू क्रैक गेट विद फ्लाइंग कलर्स, है ना। बहुत अच्छी रैंक के साथ आप क्रैक करने वाले हो ना। और प्रेशर हैंडल करना वरना यहीं से सीखोगे, है ना। रिवीजन स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए आपको, है ना, एट ए टाइम, है ना। पहले रिवीजन के लिए आपको अच्छा टाइम देना पड़ेगा उसको, है ना। आराम आराम से रिवाइज करो। जब एक बार किसी सब्जेक्ट को रिवाइज कर लोगे, बहुत सारी चीजें माइंड में बैठ जाएंगी। आप शॉर्ट नोट्स भी शायद बना चुके होगे, क्योंकि आपने सब्जेक्ट कंप्लीट कर लिया, एनालाइज कर लिया है, तो आप शॉर्ट नोट्स पहले रिवीजन में थोड़ा टाइम देके करो अच्छे से, सेकंड रिवीजन आपका ऑटोमेटिकली फास्ट हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें याद रहेंगी। और टेस्ट देते वक्त, जब आप टेस्ट देते हो ना, वो भी एक रिवीजन का पार्ट है, क्योंकि आप क्वेश्चन सॉल्विंग इज द बेस्ट रिवीजन। सॉल्विंग क्वेश्चन इज द बेस्ट रिवीजन। अगेन एंड अगेन मैं बोल रहा हूं एकदम हाईलाइट करके, क्वेश्चन सॉल्विंग इज द बेस्ट रिवीजन। क्योंकि जब आप क्वेश्चन में कोई कॉन्सेप्ट यूज कर रहे होते, वो अप्लाई कर रहे होते, ऑटोमेटिकली वो क्वेश्चन क्या हो रहा है, वो कॉन्सेप्ट रिवाइज हो रहा है आपका, है ना। और अल्टीमेटली आपको गेट एग्जाम में एक न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। वो न्यूमेरिकल आप अच्छे से सॉल्व अगर कर रहे हो तो आप कॉन्सेप्ट रिवीजन भी कर रहे हो, और आपसे वो उस तरह के न्यूमेरिकल 100% बनेंगे। और ये मॉक टेस्ट आपको रिवीजन करा ही रहा है, और मॉक टेस्ट में जो गलतियां हो रही हैं वो बता रही हैं कि किन एरियाज पे ज्यादा फोकस करना, किन एरियाज पे और थोड़ा सा अच्छे से फोकस कर लें, ताकि जब फाइनल गेट एग्जाम आए तो वो चीज मेरे से गलती ना हो, है ना। तो उसको आपको मास्टर करना है, ठीक है ना, क्लियर। अब अगर मॉक टेस्ट प्लस रिवीजन मास्टरी देखो हमने कर लिए, है ना। अब आप जब टेस्ट अपीयर करते हो बेटा, एक कॉमन स्ट्रेटजी मैं बता देता हूं, जिसको अगर आप फॉलो करोगे तो बड़ा अच्छा रहेगा। बाकी आप टेस्ट दे दे के आपको समझ में आएगा कि मेरा कौन सा स्ट्रॉन्ग एरिया, मेरा कौन सा वीक एरिया, मैं पेपर को कैसे अटेम्प्ट करूं, ये दे के ही समझ में आता है। लेकिन एक कॉमन स्ट्रेटजी जो मैंने भी फॉलो करी, बहुत सारे टॉपर्स और बहुत सारे बच्चे फॉलो करते हैं। आप बेटा जब 3 घंटे के एग्जामिनेशन में होते हो ना,
अगर आपको स्टार्ट अच्छा मिल जाए, आपका कॉन्फिडेंस और मोरल हाई हो जाता है, आप उसी नॉलेज, उसी कॉन्सेप्ट के साथ उसी पेपर को ज्यादा अच्छा करके आते हो अपने रिस्पेक्ट में, हमेशा ये होता है। और वहीं आपको स्टार्ट एक खराब मिल जाए तो आपका मोरल और कॉन्फिडेंस उस 3 घंटे के टाइम प्रेशर में थोड़ा डाउन हो जाता है, और उस वजह से पेपर में जो आप करके आ सकते थे, लेट्स से 75 ला सकते थे, आप पता चले 55 ला पाए। बहुत गेम होता है कॉन्फिडेंस और मोरल कितना आपका बढ़िया है उस एग्जाम हॉल में उस 3 घंटे में। इसको हैंडल करने के लिए आपको, है ना, हमेशा स्टार्टिंग में जो क्वेश्चन एक अटेम्प्ट में बन जा रहे हैं उन पे पहले फोकस करना चाहिए। चाहे आपका कोई टॉपिक कितना भी स्ट्रांग है, क्वेश्चन थोड़ा लेंदी सा है, थोड़ा टाइम लगेगा, है ना, थोड़ा समझना पड़ रहा है, तो आप उस क्वेश्चन को दोबारा अटेम्प्ट कर लीजिएगा सेकंड फेज में। पहले फेज में उन क्वेश्चन को पिक करिए जो आपके रिस्पेक्ट में एक बार आपको पढ़ के समझ आ जा रहे हैं, एक बार पढ़ के आप आसानी से उसको सॉल्व कर ले रहे हो। ऐसे जैसे 10 to 15, 15 to 20 क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, आपका कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली बढ़ने लगेगा बेटा। और उसके बाद जब आप एक थोड़ा सा मॉडरेट या टफ लेवल का क्वेश्चन टैकल करेंगे ना, बिकॉज ऑफ योर हाई कॉन्फिडेंस और आपका एकदम पॉजिटिव माइंड सेटअप है, आप अगर वो टॉपिक पढ़े, वो क्वेश्चन बढ़िया से स्ट्राइक करेगा, आप ज्यादा बेहतर ढंग से सोच पाओगे और वो क्वेश्चन सॉल्व होने की प्रोबेबिलिटी आपकी बहुत बढ़ जाएगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ओवर कॉन्फिडेंस तो कभी भी नहीं लाना, ये बहुत ही घातक होता है। ओवर कॉन्फिडेंस ने अच्छों की भाई साहब छुट्टी कर दी है। तो आपको ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना, कितना भी अच्छे से सब्जेक्ट तैयार हो गया, रिवीजन टेस्ट और देके उसको इंप्रूव करने की कोशिश करनी, और अननेसेसरली का पैनिक भी नहीं होना। कई बार ऐसा पेपर में होगा कि आपको एक साथ 4-5 क्वेश्चन ऐसे मिल गए जो आपके जोन के नहीं है, मतलब जो आप शायद टॉपिक नहीं पढ़े हो या टॉपिक पढ़े हो लेकिन आपको थोड़ा टफ लगता है, और आपको क्वेश्चन भी ऐसा आ गया टफ है, लेकिन आपके जोन के क्वेश्चन मिलेंगे 65 में 65 कोई करके नहीं आ पाता। तो पैनिक हुए बिना वो टेस्ट देके ही हैंडल करना बेटा, समझ में आएगा। आपको पैनिक हुए बिना अगले क्वेश्चन पे आना, अगला क्वेश्चन आएगा। आधे 1 मिनट का पॉज भी ले सकते हो आप, थोड़ा सा अपने आप को, है ना, बूस्ट अप करो। नहीं हो जाएगा, मैं करूंगा, मेरे क्वेश्चंस आएंगे ना, ऑल इज वेल, जो भी आपको अच्छा लगता हो आप बोल सकते हो ना, थोड़ा सा रिलैक्स कर सकते हो ना। इसको हैंडल करना मॉक टेस्ट दे दे के सीखना पड़ेगा बेटा, और सीख सकते हो ना। इससे एग्जाम का आपका टेम्परामेंट डेवलप होगा, प्रिसीजन आपकी इंप्रूव होगी, अक्यूरेसी आपकी इंप्रूव होगी। ये कर करके ही आएगा बेटा। कोई ऐसा नहीं है कि सोच ले यार मैं केवल पढ़ता रहूंगा और एग्जाम में जीते आगे सबसे एक्यूरेट हो जाऊंगा, सबसे प्रिसाइजली क्वेश्चन कराऊंगा और फोड़ दूंगा। ऐसा किसी ने आज तक नहीं किया और आप भी नहीं कर पाओगे। इसलिए ये सारी चीजें आपको भी क्या करना है, फॉलो करना है। वीकली रिवीजन प्लान लास्ट टाइम में जरूर बनाओ कि इस वीक क्या क्या रिवाइज करूंगा, है ना। अपने 2-3 सब्जेक्ट बना लो यार, इस वीक रिवाइज करना और टेस्ट देना है ना। क्योंकि हर वीक सारे सब्जेक्ट नहीं रिवाइज कर पाओगे लास्ट टाइम, और आपने सारे सब्जेक्ट पढ़े हैं, क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, एनालाइज किए हैं, तो आपसे वो क्वेश्चन बनेंगे। तो किसी वीक रख लिया ये 3 सब्जेक्ट रिवाइज करूंगा और मॉक टेस्ट दूंगा, अगले वीक अगले 3 सब्जेक्ट, अगले 3 सब्जेक्ट। इस तरह से रिवीजन को इंगेज करते हुए लास्ट टाइम में फेज 3 में मॉक टेस्ट देते रहना है, मिस्टेक्स को एनालाइज करना है, मिस्टेक्स पे काम भी करते रहना है, एंड यू आर गोइंग टू गेट अ गुड रैंक फॉर श्योर, अंडर 100 फॉर श्योर, ठीक है ना। अब फार्मूला बुक भी बना सकते हो तुम, है ना। रिवीजन में कई बच्चों की यह परेशानी आती है कि सर फार्मूला भूल जा रहे हैं, तो एक फार्मूला बुक भी बना लो जिसमें आप इंपॉर्टेंट फार्मूलाज लिखो। लेकिन कैसे करना है फार्मूला बुक, कई बार बच्चे देख देख के नोट कर लेते हैं। फार्मूला को रिवाइज करने का बेस्ट तरीका बताता हूं कि आप जिन जिन फार्मूलों में फंसते हो या अचानक से भूल जाता है, उसको आप हमेशा 15-20 मिनट, लास्ट टाइम में लास्ट के 1-2 महीने में बता रहा हूं, है ना, 15-20 मिनट किसी एक सब्जेक्ट का आज उठाया, इंपॉर्टेंट फार्मूला सोचूंगा और लिख लिख के रिवाइज करूंगा, आधे घंटे टाइम लगेंगे। और इस तरह से सारे सब्जेक्ट के ना, आज एक सब्जेक्ट कर लिया, कल दूसरी, परसों तीसरी, आप अगर लिख लिख के ना पूरा रिकॉल करते हुए करोगे, फार्मूला इतने अच्छे से दिमाग में बैठ जाएगा, एग्जाम में भूल ही नहीं सकता। और फार्मूला बुक बना लो एक, अगर जल्दी से देखना है तो फार्मूला बुक में। और कभी भी जब फार्मूला कुछ देख रहे हो ना, जल्दी जल्दी में नहीं, ऐसा 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 करके नहीं, ऐसा होता है ऐसा होता है, रिलैक्स करके थोड़ा सा रिकॉलिंग करते हुए, कोरिलेट करते हुए याद रखो, बढ़िया से याद हो जाएगा। हम जल्दबाजी जब दिखाते हैं तो भूलने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। और फार्मूला बुक जरूर बनाना, है ना, ठीक है। और एनालिसिस पे मैंने काम करने को तो कहा है। माइंड सेटअप क्या होता है एआई R1 का, सब गेम माइंड सेटअप का है। क्योंकि कॉन्सेप्ट आप सीखोगे, आप सिंसियर स्टूडेंट हो, लगातार 6 घंटे रोज पढ़ रहे हो कंसिस्टेंटली, तो आपके कॉन्सेप्ट तो क्लियर होने से कोई रोक नहीं पाएगा, आपके कॉन्सेप्ट को अप्लाई करके सीखने से कोई नहीं रोक पाएगा। लेकिन एआई R1 का क्या माइंड सेटअप होता है, वो कंसिस्टेंट होता है, बहुत ज्यादा इंटेंसिटी होती है कि यार लाना है, पॉजिटिव माइंड सेटअप होता है उसका। हमेशा गलती भी करता है ना तो उससे सीखने की कोशिश करता है, उसको इंप्रूव करने की कोशिश करता है, रेदर देन कि डिमोटिवेट होकर पीछे स्टेप ले ले। वो सोचता है अच्छा गलती हो गई, चलो इस पे काम करके इंप्रूव करते हैं और आगे और अच्छा करेंगे, है ना। माइंड सेटअप का बहुत ज्यादा गेम है।
और वो हर दिन पढ़ता है ना। आप अगर अपने स्टडी के रूटीन को फॉलो करते हो कंसिस्टेंटली, ये अपने आप में आपको कई लोगों से बहुत आगे कर देगा, बहुत ज्यादा आगे कर देगा। क्योंकि ये चीज कहना बहुत आसान होती है, फॉलो करने में अच्छे अच्छे लोग नहीं कर पाते हैं। तो आप इसको करके तो देखो, ऑटोमेटिकली आप बहुत लोगों को पीछे छोड़ चुके हो। वो क्या करता है, एरर एनालिसिस जरूर करते हैं, क्योंकि गलती सबसे होगी यार, एरर जो आने वाला उससे भी गलती होनी ही होनी है। वो एरर एनालिसिस करता है, फिर एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करता है एरर एनालिसिस को रिमूव करने के लिए, और हमेशा मिस्टेक से सीखता है। हेल्दी रूटीन फॉलो करिए, क्योंकि प्रॉपर नींद लेना भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। क्योंकि एक साउंड स्लीप होती है तो माइंड बड़ा हमारा एक्टिव रहता है, और ये हमारा पूरा कंप्यूटर है। ये अगर अच्छे से चलेगा तो उसी 6 घंटे की पढ़ाई में हमें आउटपुट ज्यादा अच्छा मिलेगा, हमको क्लैरिटी ज्यादा अच्छी मिलेगी, हमारा इंप्रूवमेंट ज्यादा अच्छा होगा ना, है ना। और जब स्टडी कर रहे हो तो कोई फर्जी का कि उसी में बीच में इंस्टाग्राम चला रहे हैं, फेसबुक, ये बहुत बड़े डिस्ट्रैक्शन है, कई बार पता नहीं चलता, है ना। कोई, है ना, डिजिटल चीजें यूज नहीं करनी। पढ़ रहे हैं तो पढ़ रहे हैं एकदम अच्छे से, ताकि उस पढ़ने के, है ना, घंटे नहीं काउंट करने, आउटपुट अच्छा होना चाहिए। और आउटपुट तभी अच्छा होगा जब आप इन सब डिजिटल जो आपके इधर उधर की चीजें हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक, अननेसेसरली के शॉर्ट देख रहे हैं, इन सब चीजों को अवॉइड करोगे, ठीक है ना। बुक्स अगर स्टैंडर्ड बता दूं तो भाई नेटवर्क के लिए वैन वेल्कनबर्ग है, निल्सन, है ना, कंट्रोल सिस्टम के लिए नाइस है, या ओगाटा है, सिग्नल के लिए ओपेनम बहुत अच्छी बुक है, साइमन हैकिन, एनलॉक के लिए सेट द स्मिथ इज वन ऑफ द बेस्ट बुक, है ना। आप नीमैन भी फॉलो कर सकते हो। डिजिटल के लिए मॉरिस मेनो, है ना। मशीन एंड पावर सिस्टम के लिए बीएस मिम्रा, नागरथ कोठारी। यूट्यूब चैनल्स एक ही है भाई, सब डेस्टिनेशन, वो कौन सा है, गेट वाला, EEC चैनल। आपको जो भी गेट, हमारी टीम के अंदर ये खासियत है बेटा, है ना, हम पेड बैचेज में एकदम जबरदस्त फुल एनर्जी के साथ आपको जितना बेस्ट कंटेंट दे सकते हैं, हर टीचर पूरी कोशिश करता है एकदम इन्वॉल्व होके। यूट्यूब पे जब भी हमारा शेड्यूल लगता है, वही एनर्जी, वही लेवल, कॉन्सेप्ट डिलीवरी की वही, है ना, एकदम अंदर से इच्छा, उसके साथ वो पढ़ाता है। तो आप अगर YouTube पे भी कुछ फॉलो कर रहे हो ना, फॉलो करोगे, जो भी चीज हमने पढ़ाई होगी, डिजिटल या EDC पढ़ाया होगा, या एनलॉग पढ़ाया होगा, या पावर सिस्टम पढ़ाया होगा, या पावर इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ाया होगा, या नेटवर्क थ्योरी या कंट्रोल सिस्टम, जिस टीचर ने भी जबरदस्त एनर्जी के साथ और जबरदस्त कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के साथ, तो उससे भी आप बहुत कुछ सीखोगे। तो एक ही डेस्टिनेशन है, कौन है भाई साहब, नाम एकदम बस गया होगा आपके दिमाग में, गेट वाला EEC, है ना। और टेस्ट सीरीज फिजिक्स वाला की बिल्कुल फॉलो कर सकते हो। मेंटेन 3 नोटबुक्स, है ना, फार्मूला बुक आपके पास होनी चाहिए। कॉन्सेप्ट एरर वाली बहुत इंपॉर्टेंट होती। एरर अगर आप अपनी बुक्स बनाते हो ना, एरर की कॉपी बनाते हो, तो कई बार आप रिवीजन में एरर्स को भी देख लिया करो, मैंने क्या क्या एरर्स किया था, आपका दिमाग पूरा सिंक हो जाता। अच्छा, ये गलती ऐसे की थी, ये चीजें मुझे नहीं करनी है, ये चीजें अवॉइड करनी, तो ये गलती नहीं होगी मेरे से, है ना। तो गलती की वो नोट्स बनाने से या कॉपी बनाने से बहुत फायदा होता है, आपकी गलतियां कम से कम होती जाती हैं, है ना। और एक गलती आप कम करते हो ना, तो उसके इफेक्ट से जो और गलतियां होनी थी वो भी मिनिमाइज हो जाती हैं, और इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना। और शॉर्ट ट्रिक्स, जो कॉमन मिस्टेक्स आप कर रहे हो, वो भी उसमें डेफिनेटली रख सकते हो, है ना। तो ये सारी जो मैंने जो भी बातें करी, स्ट्रेटजी जो भी बताई आपको, ये शॉर्ट स्ट्रेटजी है, फॉलो कर लिए अगर आप तुम 1 साल तक कंसिस्टेंट बेसिस पे, मैं लिख के दे सकता हूं, है ना, हमारी टीम आपको बोल सकती है कि आपकी रैंक आने से अंडर 100 में कोई भी नहीं रोक पाएगा। वंस अगेन मैं बोल रहा हूं, है ना। यही कंसिस्टेंसी के साथ यही स्ट्रेटजी फॉलो करना। क्लैरिटी होनी चाहिए कि मिस्टेक्स भी होंगे, लेकिन मिस्टेक्स इंप्रूव भी होंगी। स्पीड बाद में आएगी, पहले कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी पे फोकस करना, फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करना, है ना। और धीरे धीरे अगर स्टेप बाय स्टेप आप आगे बढ़ते रहोगे, तो फाइनल एंड पे पहुंचने से, फाइनल डेस्टिनेशन पे पहुंचने से, गेट को क्रैक करने से, ISC बेंगलोर या IIT जाने से या PSU जाने से आपको कोई रोक ही नहीं पाएगा। तो इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं, मिलेंगे फिर किसी और वीडियो में। थैंक यू सो मच बच्चों, बाय बाय, टेक केयर।